द सेवियर स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की। वो कौन से कारण थे जो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे और उन्हें विस्तार पूर्वक जो है समझेंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहले कारण की अगर बात की जाए तो जो पहला कारण है वो है स्वेच्छाचारी केंद्रीभूत शासन। ठीक है, तो स्वेच्छाचारी केंद्रीभूत शासन से हमारा मतलब ये है कि केंद्र में कौन है? सम्राट है। केंद्र में सम्राट है और साम्राज्य की जो सारी शक्ति है वो निहित है सम्राट में। ठीक है, जब साम्राज्य बड़ा होगा और बड़े साम्राज्य को, विस्तृत साम्राज्य को संभालने के लिए एक योग्य सम्राट का होना अनिवार्य है और साम्राज्य को आगे लंबे समय तक सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जो सम्राट के वंशज हैं, ठीक है, जो उत्तराधिकारी है, उन्हें भी योग्य और कुशल योद्धा और कुशल नीतिकार होना आवश्यक है। तभी साम्राज्य क्या होगा? सुदृढ़ बना रहेगा। लेकिन हमने देखा कि स्वेच्छाचारी केंद्रीभूत शासन की जो पद्धति थी मुगल की, वो क्या थी? उसकी कमियां थी। कमी ये थी कि राजा का क्या होना? स्वेच्छाचारी होना। वह जो भी निर्णय लेगा उसका निर्णय सर्वोपरि होगा, वह साम्राज्य का सर्वे सर्वा होगा, उसे किसी से सलाह राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या है? स्वेच्छाचारी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि केंद्रीभूत शासन व्यवस्था, संपूर्ण शासन की जो शक्ति है, संपूर्ण शासन का जो नियंत्रण है वो किसमें है? सम्राट में है। तो जब सम्राट अयोग्य होगा, उस साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने में शक्तिहीन जब होगा, अयोग्य होगा, तो साम्राज्य का बिखरना क्या होगा? स्वाभाविक होगा। और इसीलिए मुगल साम्राज्य के पतन का जो पहला कारण है वह है स्वेच्छाचारी केंद्रीभूत शासन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि मुगल शासकों की असहिष्णुता नीति, मुगल शासकों की असहिष्णुता नीति। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम अकबर की बात करते हैं तो अकबर जो थे वो हिंदू मुसलमान का समन्वय चाहते थे और उन्होंने हिंदू मुसलमान के समन्वय के लिए, सम्मिलन के लिए, आपसी सहयोग के लिए, तालमेल के लिए उन्होंने इलाही धर्म चलाया था। ठीक है, तो जो हिंदू थे वह अकबर को अपना समर्थन देते थे। जो अन्य धर्म और जाति के लोग थे वह भी अकबर के प्रति श्रद्धा रखते थे, क्योंकि अकबर उनके प्रति सहिष्णु थे, विनम्र थे, उदार थे। ठीक है, तो जो समर्थन जो है अकबर को प्राप्त था, वह अकबर के बाद जो मुगल शासक आते हैं उनको समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के जो शत्रु हैं, उसके जो विघटनकारी तत्व हैं, उसमें वृद्धि होती जाती है और जो असहिष्णुता नीति है यह भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बनती है। तो असहिष्णुता नीति में हम देखते हैं कि औरंगजेब की कट्टर नीति, जो औरंगजेब था वह एक सुन्नी मुसलमान था और वह इस्लाम को बहुत ही क्रूर तरीके से लागू कराने के लिए उतारू था, जिसमें वह हिंदुओं का बहुत नुकसान पहुंचाया, उन्हें अपमानित किया, जिससे जो सहानुभूति हिंदुओं से औरंगजेब को प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। अन्य धर्म के जो लोग थे, जो सिख थे, उनसे भी नहीं मिल सकी और इस प्रकार हम देखते हैं कि उसके शत्रुओं में क्या हो गई? इजाफा होती गई। ठीक है, और इसी क्रम में हम देखते हैं कि राजपूत, जाट, सिख और सनातनी जो थे वह विद्रोह करने लगे थे। ठीक है, क्योंकि वह एक सुन्नी मुसलमान था, उसकी नीतियां कट्टर नीति थी, क्रूर नीति थी। तो जो अन्य धर्म के लोग थे वह औरंगजेब को अपना समर्थन नहीं देते थे, औरंगजेब से उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। और इतिहास में हम देखते हैं कि राजपूतों का अलग विद्रोह होता है, जाटों का अलग होता है, सिखों का, सनातनियों का विद्रोह होने लगता है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि पंजाब का स्वतंत्र हो जाना। पंजाब पहले क्या होता है कि वह
मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा होता है, लेकिन जब लगातार विद्रोह होने लगते हैं तो पंजाब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है। ठीक है, अगला कारण यह है कि यहां हम देख रहे हैं कि दक्षिण में शिया राज्यों का उन्मूलन। जो दक्षिण के शासक थे वो शिया मुसलमान थे और औरंगजेब जो था वो सुन्नी मुसलमान था। तो औरंगजेब दक्षिण के शिया मुसलमानों का उन्मूलन कर दिया, जिससे शिया मुसलमानों का समर्थन भी उसे नहीं प्राप्त हो सका और जो उसके समर्थक बन सकते थे वो उसके शत्रु बन गए। ठीक है, तो दक्षिण में शिया राज्यों का अंत हो गया और इसी कारण से मराठा साम्राज्य का भी उदय होता है, क्योंकि औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं का अपमान किया जाता है, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है और वहाँ मस्जिद बनवाए जाते हैं। इस्लाम का प्रचार प्रसार कराने के लिए कठोर तरीके अपनाए जाते हैं, जिससे एक हिंदू साम्राज्य के रूप में मराठा साम्राज्य का उदय हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि औरंगजेब का लंबे समय तक युद्ध करना। ठीक है, औरंगजेब का लंबे समय तक युद्ध करना। जो औरंगजेब है वह 50 वर्षों तक शासन किया, लगभग 50 वर्षों तक औरंगजेब शासन किया। तो अपने 50 वर्षों के शासन काल में औरंगजेब क्या करता है कि उत्तर भारत में 25 वर्षों तक युद्ध किया और विद्रोहों का दमन किया। क्योंकि पहले हम लोग देख चुके हैं कि जिस प्रकार अकबर को या पहले के जो मुगल शासक थे उन्हें हिंदुओं का और अन्य धर्म के लोगों का समर्थन प्राप्त था, वैसे औरंगजेब को प्राप्त नहीं था। तो उत्तर भारत में विद्रोह होने लगे थे, राजपूतों का, जाटों का, सिखों का, सनातनियों का अलग अलग विद्रोह हो रहा था। तो इन विद्रोहों को दबाने के लिए 25 वर्ष तक उत्तर भारत में उसे क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। ठीक है, और इन युद्धों के कारण और इन विद्रोहों के दमन के कारण हम देखते हैं कि उसके दुश्मनों में वृद्धि हुई। जो औरंगजेब के दुश्मन थे, और उस समय औरंगजेब ही क्या था, मुगल साम्राज्य का सम्राट था। तो जो औरंगजेब के शत्रु थे उनके शत्रुओं में, उनके दुश्मनों में क्या होती गई, वृद्धि होती गई, जिस कारण से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो शत्रु बने वो जिम्मेदार ठहराए गए। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि 25 वर्ष तक, ठीक है, दक्षिण भारत में उसने युद्ध किया। 25 वर्ष तक तो उत्तर भारत में जो विद्रोह हुए उनको क्या किया, दबाने के लिए, उनके विद्रोह को दबाने के लिए, अलग अलग जातियों के विद्रोह का दमन करने के लिए 25 वर्ष तक उत्तर भारत में जो है युद्ध में संलग्न रहा और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए साम्राज्यवादी नीति का समर्थक होने के नाते वह दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 25 वर्षों तक दक्षिण भारत में युद्ध करता रहा। ठीक है, तो जब युद्ध होते रहे तो युद्ध के दौरान जो राजकोष है वह खाली हो जाता है। युद्ध के दौरान क्या होता है, राजकोष जो है खाली हो गया, जो आंतरिक व्यवस्था थी वह बिगड़ने लगी थी, जो उद्योग धंधे थे, जो व्यापार थे वह सब प्रभावित हो गया और जो साम्राज्य की जनता थी उसमें त्राही त्राही मच गया। ठीक है, तो ये दो युद्ध हम देख रहे हैं यहाँ पर, 25 वर्ष तक उत्तर भारत में और 25 वर्ष तक दक्षिण भारत में युद्ध करना। तो इन युद्धों से अपार धन जन की हानि हुई, जिससे मुगल साम्राज्य की नींव जो है डगमगाने लगी थी। ठीक है, इसी युद्धों के क्रम में हम देखते हैं कि जो अयोग्य सैनिक थे वह उत्तर भारत में पहरा दे रहे थे और जो योग्य सैनिक थे वह दक्षिण भारत में पहरा दे रहे थे। दक्षिण भारत में औरंगजेब अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए संघर्ष कर रहा था। तो जो योग्य सैनिक थे, सेनापति थे, वह दक्षिण के युद्ध में लगे हुए थे, लेकिन जो अयोग्य सैनिक थे उनको क्या किया था, उत्तर भारत में लगा दिया था। उत्तर भारत में जो विद्रोह हो रहे थे, जो उसके शत्रु पनप रहे थे, उनको मिटाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए अयोग्य सैनिकों को क्या किया गया था, उत्तर भारत में लगा दिया गया था। और
उत्तर भारत का जो शासन प्रशासन और नियंत्रण था उसे ठीक तरीके से रोका नहीं जा सका, जिसके नाते हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य जर्जर अवस्था में चला जा रहा था। ठीक है, और यहां पर जो सबसे बड़ी चीज हमने देखा कि औरंगजेब का लंबे समय तक युद्ध करना, तो लंबे समय तक युद्ध करना और लंबे समय तक शासन भी करना। औरंगजेब जो है 90 वर्ष की आयु तक जो है शासन किया। जब तक उसका शरीर और दिमाग काम करता रहा, औरंगजेब शासन करता रहा। तो औरंगजेब 90 वर्ष की आयु तक क्या किया? शासन किया। तो इसमें होता क्या है कि जो नई प्रतिभाएं थी साम्राज्य की, उनको उभरने का मौका नहीं मिल सका। जो नए सेनापति बन सकते थे, नए युवराज बन सकते थे, नए उत्तराधिकारी बन सकते थे और अपनी योग्यता का परिचय दे सकते थे, अपने योग्यता से यह सिद्ध कर सकते थे कि जो कुशल सम्राट बन सकते हैं, उन्हें आगे आने का मौका नहीं मिला। और इस प्रकार जो नई प्रतिभा साम्राज्य को सुदृढ़ बनाए रख सकती थी, उनका आगे आना असंभव था, जिस कारण मुगल साम्राज्य का पतन जो है निश्चित हो गया। ठीक है, अब है अमीरों का षड्यंत्र और दलबंदी। ठीक है, जो अमीर थे, जो व्यापारी वर्ग थे, जो धन दौलत का हिसाब किताब रखते थे, धन का लेन देन करते थे, जो अमीर थे, साहूकार थे, ठीक है, वो क्या किए कि सम्राट के प्रति वो क्या करने लगे? षड्यंत्र करने लगे, क्योंकि संपूर्ण शक्ति किस में थी? सम्राट में थी। तो सम्राट अगर शक्तिहीन होगा, ठीक है, तो जो अमीर होंगे उनकी अपनी तूती बोलेगी, उनका अपना नाम होगा, वो जो चाहेंगे वही होगा। और मुगल साम्राज्य में यही होता भी है, आगे हम लोग देखेंगे। तो दो ऐसे अमीर इसमें पनपते हैं जिनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। तो वो किंग मेकर होते हैं, वही जो है गद्दी पर सम्राट को बैठाते हैं, वही उतारते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अमीरों ने क्या किया कि अपनी दलबंदी कर ली, गुटबंदी कर ली। तो एक जो गुट था वो तुरानी दल था, जिसमें सुन्नी मुसलमानों का गुट था, और एक जो गुट था ईरानी गुट था, जिसमें शिया मुसलमानों का गुट था। और अपने विस्तार और अपने वर्चस्व के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे ये दोनों दल के लोग, जिसमें तुरानी दल और ईरानी दल था। ठीक है, तो सुन्नी और शिया जो मुसलमान थे अपने वर्चस्व के लिए षड्यंत्र करते रहते थे। ठीक है, जिसके कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य जो है पतन के ओर जो है बढ़ता गया। तो अमीर जो है अपना जो योगदान देते थे सम्राट को, साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने में, अमीर अपना योगदान सम्राट को नहीं दे सके, जिससे कि साम्राज्य सुदृढ़ हो सके। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अमीरों का विलासिता, अमीरों की जो विलासितापूर्ण जीवन है वह भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार है। जो धन दौलत है, जब अमीर प्रभावी हो गए, हावी होने लगे, तो जो धन है वह किसके पास जाने लगा? अमीरों के पास जाने लगा, राजकोष में न जाकर के अमीरों के पास जाने लगा। और कहा जाता है कि जो मुगल पीरियड में अमीर थे, औरंगजेब के समय में, उनका जीवन इतना विलासितापूर्ण था, इतना सुखी जीवन जीते थे कि वैसा जीवन जीना मध्य एशिया के जो सम्राट थे, जो मध्य पूर्व के सम्राट थे, खाड़ी देशों के सम्राट थे, ठीक है, मुस्लिम देशों के जो सम्राट थे, उनके लिए वैसा जीवन जी पाना एक सपना था। ठीक है, आगे देखते हैं हम उत्तराधिकार के नियम की अनिश्चितता। जब हम हिंदू साम्राज्य की बात करते हैं या हिंदू राजा की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र होगा वह जो है राजा बनेगा। अगर वो नहीं है तो फिर उसका कोई एक उत्तराधिकारी होगा जो राजा बनेगा। लेकिन अगर हम मुगल शासन प्रशासन की बात करें तो उत्तराधिकारी के नियम की जो है अनिश्चितता थी। ये निश्चित नहीं हो पाता था कि इनके बाद, इस राजा के बाद, इस सम्राट के बाद उत्तराधिकारी
कौन बनेगा। और इस कारण से हम देखते हैं कि उत्तराधिकार के लिए जो उनके वंशज थे, उत्तराधिकारी जो हो सकते थे, उनमें संघर्ष होने लगता था, मार काट होने लगती थी, युद्ध होने लगता था, जिससे अपार धन जन की हानि होती थी और जो मुगल साम्राज्य की जो प्रतिष्ठा थी उसे बहुत ही गहरा ठेस पहुंचता था। जिस कारण से जो पांचवा कारण था वो था उत्तराधिकार के नियम की अनिश्चितता। कोई निश्चित नहीं था कि फला सम्राट के बाद कौन अगला जो है शासक बनेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि मुगल सेना का नैतिक पतन। मुगल सेना का नैतिक पतन। जब बाबर जब भारत पर आक्रमण करता है तो जो बाबर के सैनिक थे वह अनुशासित, संस्कारित और अपने सम्राट के प्रति जो है प्राण न्यौछावर करने की क्षमता रखते थे, श्रद्धा रखते थे। लेकिन बाद के जो मुगल सैनिक थे उनमें ये सारी चीज़ें नहीं थीं, जिसके कारण से मुगल जो सैन्य व्यवस्था थी वह दुर्बल होने लगी थी। सैनिक जो थे, जो सेनापति थे, उनका जीवन इतना विलासिता से भर चुका था कि वह युद्ध में स्त्रियों को, अपने पत्नियों को युद्ध में ले जाते थे। युद्ध में ले जाने का मतलब ये है कि जहां उनके कैंप लगते थे, जहां वो अपने डेरे डाल लेते, घेराबंदी करते थे, वहां अपने स्त्रियों को लेकर जाते थे, जिससे कि मुगल सैन्य व्यवस्था दुर्बल होने लगी थी। अब है मनसबदारी। मनसबदारी का मतलब होता है पद से संबंधित होता है। मनसब जो है एक फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, एक फारसी भाषा का शब्द है मनसब। मनसब का मतलब होता है पद। मनसब का मतलब होता है पद। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक जागीरदारी व्यवस्था थी और एक मनसबदारी व्यवस्था थी। तो जो मनसबदार थे वह जो है साम्राज्य के पदाधिकारी हुआ करते थे और साम्राज्य की तरफ से या राज्य की तरफ से उनको वेतन दिया जाता था। और ये जो मनसबदार थे उनको जो है उनको घुड़सवार सैनिक रखने का अधिकार था। जो मनसबदार थे उनको सेना की टुकड़ियां रखने का क्या था? अधिकार था। ठीक है, जिसकी शुरुआत अकबर के समय में की गई थी। और मनसबदारी की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, यह दूसरे किसी और देशों में देखने को नहीं मिलता है। यह अकबर के द्वारा व्यवस्थित की गई एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसा रूल था, ठीक है, जो कि भारत में देखने को मिलता है। तो जो पदाधिकारी थे, जो सेनानायक थे, सेनापति थे, ठीक है, सिपाह सालार थे, तो वो क्या करते थे कि निश्चित जो है कुछ सेनाओं को संगठित करते थे। सेनाओं की कुछ संख्या थी, 100, 10 या ऐसे 1000 करके। तो जो मनसबदार थे वह सेनाओं को अपने पास क्या करते थे? रखते थे। लेकिन जब मुगल साम्राज्य जब डगमगाने लगा था तो ये जो मनसबदार थे वह उनके ऊपर किसी तरीके का अंकुश नहीं रह गया और वह स्वतंत्र होने लगे थे। ठीक है, और इसी क्रम में हम देखते हैं कि कई सारे प्रांत जो है मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाते हैं, जैसे कि बंगाल है, अवध है, ठीक है, पंजाब है। तो इस प्रकार से मनसबदारी व्यवस्था जो थी वह भी क्या थी? मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सेना में क्या है? असंतोष है। असंतोष किस चीज का था? कि जो शासन व्यवस्था थी, जो व्यापार था, जो व्यवसाय था, वह इस तरीके से चौपट हो चुका था, ठीक है, इतने बुरी अवस्था में चला गया था कि धन का जो है असमान वितरण होने लगा था। असमान वितरण से कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को समय से वेतन नहीं मिल पाता था, किसी के पास बहुत धन था, ठीक है, और किसी का शोषण किया जाता था। हम देखते हैं, आगे देखेंगे कि कर के नाम पर, टैक्स के नाम पर जनता से क्या किया जाता था? बहुत सारा धन वसूल लिया जाता था, जिससे कि जो
सामान्य जनता थी वह दरिद्र हो रही थी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो सैनिक थे उनको जो है वेतन समय से नहीं मिल पाता था और असंतोष के कारण जो सेना थी वह विद्रोह करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अगला जो पॉइंट है वो है प्रांतपतियों का विद्रोह। ठीक है, तो प्रांतपतियों से हम ये समझते हैं कि जैसे मुगल साम्राज्य क्या है कि बीच में कौन है, सम्राट है, और ये साम्राज्य जो है काफ़ी दूर तक फैल चुका है। तो इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए कई प्रांत में साम्राज्य बंटा हुआ था, तो उन साम्राज्य को जो प्रांत थे उनको नियंत्रित करने के लिए जो मंत्री बनाए गए थे जिनके अंडर में शासन प्रशासन और नियंत्रण था वो प्रांतपति कहलाते थे। और जब सम्राट जब शक्तिहीन हो रहा था तो जो प्रांतपति थे वो क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, और जो प्रांतपति थे वो विद्रोह करके अपने स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लिए। हम आगे देखेंगे कि पंजाब, अवध और बंगाल भी किस तरीके से स्वतंत्र हो गए थे और अलग अपने प्रांत, अलग एक राज्य स्थापित कर लिए थे। अगले में हम देखते हैं कि नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। जब मुगल साम्राज्य जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में चला गया था तो विदेशी आक्रमण होते हैं जिसमें प्रमुख हैं नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। ठीक है, तो इन आक्रमणों से जो मुगल साम्राज्य था उसकी जो बची खुची सैन्य व्यवस्था थी वह भी पूरी तरह क्या हो गया, नष्ट हो गया और अपार धन जन की उन्हें हानि हुई। जब नादिर शाह का आक्रमण होता है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है तो बहुत अधिक मात्रा में सेनाओं और नागरिकों का कत्लेआम किया जाता है और धन संपदा लूटकर नादिर शाह अपने देश वापस लौट जाता है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि मयूर सिंहासन जो उस समय 70 करोड़ का था उसे नादिर शाह ने लूटकर अपने देश वापस ले गया। ठीक है, अगला टॉपिक हम देख रहे हैं कि यूरोप वासियों का आगमन। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यूरोप से भारत का जो व्यापारिक संबंध है वो बहुत ही पुराना है। तो प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से जो यूरोप के निवासी थे वह भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे थे। लेकिन जब मुगल साम्राज्य का सूर्य जब अस्त हो रहा था तो जो यूरोप वासी थे वह भी यहाँ की राजनीति में अपने रुचि दिखाने लगे। ठीक है, और जब प्रांत साम्राज्य कई टुकड़ों में जब बट गया तो एक राज्य का समर्थन यूरोपवासी जो थे वो अपने शक्ति और सेना से करते थे और दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे को भड़काते थे, युद्ध होता था। और इस प्रकार धीरे धीरे जो यूरोपवासी यहाँ व्यापार के उद्देश्य से आए थे, हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनका जो कार्य है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, भारत के राजनीति में, शासन प्रशासन और नियंत्रण में परिवर्तित हो जाता है। अगला हम देखते हैं कि मुगलों द्वारा समुद्री शक्ति की अवहेलना। ठीक है, जैसे कि हम मान लें कि ये हमारा जैसे कि भारत का ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा भारत है, नीचे इधर जो है हम देखते हैं, इधर जो है अरब सागर है, इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर हिंद महासागर है। ठीक है, तो जो भारत का यूरोप या अन्य देशों से जो पुराने संबंध थे वह जो है स्थल मार्ग से थे। इधर से हम देखते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान होकर के और ईरान होके जो है यूरोप तक जो है जाते थे व्यापारी। लेकिन ये जो स्थलीय मार्ग था ये तो चालू था, यहाँ से जो है व्यापार हो रहे थे, लेकिन समुद्री मार्ग से व्यापार नहीं हो रहे थे। मुगल पीरियड में भी हम ये देखते हैं कि जो समुद्री शक्ति है, जो समुद्री सेना है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
जबकि अगर हम अंग्रेजों की बात करें, ब्रिटिश शासन की अगर हम बात करें, तो जो समुद्री मार्ग है विदेश से कहाँ भारत आने की, तो हम देखते हैं कि उनके जो नाव थे, उनके जो जहाज थे वह काफ़ी उन्नत थे और उनकी जो नौसेना थी वह बहुत ही उन्नत थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मुगल साम्राज्य जो भारत में फैला हुआ था, ठीक है, तो उसका समुद्री शक्ति में कोई वर्चस्व नहीं था, क्योंकि मुगल सम्राटों ने समुद्री शक्ति में अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई। तो इस प्रकार अगर हमले हो रहे थे समुद्री मार्ग की तरफ से, तो उसे जो मुगल शासन व्यवस्था थी उसे नाकाम करने में या रोकने में कामयाब नहीं हो सकी, और इस प्रकार मुगल साम्राज्य डगमगाने लगा। और मुगल साम्राज्य के पतन का एक अंतिम कारण होता है मुगलों द्वारा समुद्री शक्ति की अवहेलना करना या उसे महत्व न देना। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बहुत सारे प्रमुख कारणों को देखा है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो स्वेच्छाचारी केंद्रीभूत शासन है, मुगलों की असहिष्णुता नीति है, औरंगजेब का लंबे समय तक युद्ध करना रहा, ठीक है, और अमीरों का षड्यंत्र और दलबंदी देख लिए हैं। फिर उत्तराधिकार के नियम की अनिश्चितता है, मुगल सेना का नैतिक पतन देख लिए और प्रांतपतियों का विद्रोह, नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बारे में चर्चा कर चुके हैं, यूरोप वासियों का आगमन और मुगलों द्वारा समुद्री शक्ति की अवहेलना। तो नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही।